आज हम पढ़ते हैं अम्ल और क्षार की अम्ल क्षार की परिभाषा की परिभाषाएं। अम्ल और क्षार की परिभाषा 3 वैज्ञानिकों ने दी थी। किस कौन कौन से थे वैज्ञानिक? पहला वैज्ञानिक क्या था? पहला वैज्ञानिक था आर्यनियस। पहला वैज्ञानिक कौन था? आर्यनियस की संकल्पना, किसकी संकल्पना? आर्यनियस की संकल्पना। दूसरा वैज्ञानिक था ब्रांस्टेड। इसमें 2 वैज्ञानिक थे, ब्रांस्टेड वेलोरी की संकल्पना ये हो गया। अब तीसरा था कौन सा वैज्ञानिक? लुईस की संकल्पना भी कहते हैं इसे। इसमें 2 वैज्ञानिक थे, ब्रांस्टेड और दूसरा लोरी। ये ब्रांस्टेड कहाँ का रहने वाला था? डेनमार्क का रहने वाला था। इसे क्या कह दिया? डेनिश रसायन विज्ञान। और इसे ये कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले हम पढ़ते हैं आर्यनियस की संकल्पना। आर्यनियस की संकल्पना क्या थी? आर्यनियस ने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में बताया था। तो पहले आर्यनियस की संकल्पना देखते हैं। आर्यनियस की संकल्पना कौन सी दी थी? आर्यनियस ने सन 1887 में खोज की थी। आर्यनियस की संकल्पना की खोज कब हुई? 1887 में। परिभाषा क्या थी अम्ल के बारे में? आर्यनियस ने अम्ल के बारे में बताया परिभाषा। क्या परिभाषा बताया था? वे पदार्थ जो जलीय विलयन, मतलब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन। जलीय विलयन H+ आयन देते हैं। और दुर्बल के बारे में क्या कहा था? क्षार के बारे में क्या कहा था? वे पदार्थ जो जलीय विलय में क्या देते हैं? जलीय विलयन कह दो चाहे जलीय विलय कह दो, विलय तो हो रहा है ना, विलयन। विलय में क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। OH आयन देते हैं। अब देखते हैं इसके उदाहरण। एक तो प्रबल अम्ल के उदाहरण देखते हैं। प्रबल अम्ल के बारे में उदाहरण किसके? HCl के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण HCl के लिए किस पे करवाया? जल के साथ। एक्वा क्यों कहते हैं? AQ। इसको हम जलीय विलयन को क्या कहते हैं? शॉर्ट में एक्वा। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्वा। इसको क्या कहते हैं? AQUA एक्वा। ये क्या है? एक जलीय विलयन। ये बहुत सी किताबों में लगा हुआ होता है। एक्वा शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? इसे जलीय विलयन थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम एक्वा के नाम से भी जानते हैं। अब आगे लगाएंगे एक्वा। ये क्या करता है? H+ आयन देता है, प्लस साथ में क्या देते हैं? क्लोरीन क्या देता है? OH आयन मतलब क्लोरीन। ये क्या करते हैं? एक्वा। AQ यहाँ पे क्या देते हैं? जलीय विलयन। ये भी जलीय विलयन है। इसको तोड़ दिया, अभिक्रिया बन गई, संतुलित हो गया। ये क्या करते हैं? इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन गैस भी कह देते हैं। और इसे एक नाम से हो जाते हैं मुक्त प्रोटॉन। क्या कह देते हैं? मुक्त प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? मुक्त प्रोटॉन के नाम से भी।
ये हो गया। अब इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसी पे। H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। H2SO4 की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? वही जलीय विलयन AQ एक्वा इसके साथ करवाते हैं। तो ये क्या करेगा यहाँ पे H आयन क्या करेगा? त्याग देगा। H आयन त्याग देता है प्लस और क्या कहते हैं SO4 आयन ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या बन गया? H प्लस आयन दे देता है, SO2 नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है? मुक्त कर देता है, मुक्त प्रोटॉन। अब देखते हैं ऐसे क्षार के बारे में, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का उदाहरण देखते हैं। प्रबल क्षार के बारे में देखते हैं। तो प्रबल क्षार पहला हो गया था प्रबल अम्ल जो हम पढ़ चुके। दूसरा है प्रबल क्षार जो हम पढ़ रहे हैं। प्रबल अम्ल का उदाहरण देखते हैं। CH3COOH, CH3COOH वही जलीय विलयन जल से विक्रिया करवाते हैं। तो क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H क्या कर देगा? त्याग देगा। धन आयन हाइड्रोजन क्या हो जाता है? बाहर मुक्त हो जाता है। ये विक्रिया बन गई। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण करवाते हैं किसके साथ? H2CO3 के साथ विक्रिया करवाते हैं, वही जलीय विलयन एक्वा। अब इसके साथ करवाते हैं तो क्या होगा? H आयन बाहर की तरफ आ जाएगा, मतलब H हाइड्रोजन प्लस CO3 HCO3 क्या हो जाएगा? HCO3 एक्वा। अब इसकी अभिक्रिया हो गई। अब हम करवाते हैं दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार। क्षार के बारे में पढ़ते हैं। क्षार की परिभाषा बता दिया। क्या करते हैं क्षार? वे जलीय विलय में OH आयन देते हैं, OH आयन देते हैं। अब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। OH आयन देते हैं तो इसकी अभिक्रिया करवाते हैं NaOH के साथ। NaOH के साथ करवाते हैं तो क्या करता है? वही एक्वा और बनेगा क्या? Na मतलब सोडियम किसके साथ क्या टूटेगा? OH आयन देगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। दूसरा उदाहरण देखते हैं KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं? जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं और ये क्या कहलाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो क्या हो जाएगा? सोडियम में टूट जाएगा, OH बाहर आयन त्याग देगा। ये क्या कहते हैं? पोटेशियम आयन प्लस क्या त्याग देता है? OH आयन त्याग देता है। तो ये क्या हो गया? अब देखते हैं दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल तो हो गया प्रबल अम्ल। ये क्या है? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। और ये क्या है? दूसरा दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं। उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल पहला उदाहरण NH4OH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वही जलीय एक्वा
एक्वा के अनुसार देखते हैं क्या बनेगा, NH त्याग देगा, OH NH पॉजिटिव मतलब NH4 प्लस क्या कर देगा, OH नेगेटिव आयन दे त्याग देगा। इसे क्या कहते हैं, एक्वा भी कहते हैं, वो ये जलीय विलयन बन गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका। दूसरा उदाहरण है KOH, KOH के साथ में कैल्शियम CaOH2 की अभिक्रिया करवाती है। ये क्या करता है, Ca की देखते हैं, CaOH2 Ca2 नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है, हाइड्रोजन, ये पैरों में है, कैल्शियम को, ये क्या है यहाँ पे 2, इसको यहीं पे रख लेते हैं। कैल्शियम क्या होता है, उसकी सारणी में उसकी क्या होती है, नंबरिंग, तो कैल्शियम की +2 लिखते हैं। OH क्या होता है, आयन होता है, इसकी क्या होती है -1, तो ये आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया, तो क्या बनता है, CaOH2 का होल ट्वाइस क्या बन जाता है, OH2, क्योंकि ये पैरों सर पे होता है तो पैरों में जाना पड़ता है, इस वजह से क्या है CaOH2। CaOH2 की क्या बनेगा, कैल्शियम प्लस आयन देगा 2 प्लस OH क्या हो जाएगा, ऋण आयन, OH आयन त्याग देता है। अब पढ़ेंगे ब्रांस्टेड लोरे की थ्योरी। दूसरी संकल्पना क्या थी, ब्रांस्टेड व लोरे की संकल्पना। हमने आर्यभट्ट की संकल्पना पढ़ ली। अब दूसरी कौन सी है, ब्रांस्टेड एवं लोरे की सिद्धांत। अब ब्रांस्टेड और लोरे दो वैज्ञानिक थे। पहला कौन सा था, ब्रांस्टेड, जिसका पूरा नाम क्या है, जॉनसन ब्रांस्टेड। ये कहां का रहने वाला था, डेनमार्क का रहने वाला था। इसे क्या कह दिया फिर, डेनमार्क का रहने वाला था, लेकिन इसे क्या कह दिया, डेनिश क्या कह दिया, डेनिश रसायन विज्ञान, क्या कहते हैं इसे, डेनिश रसायन विज्ञान कह देते हैं। अब दूसरा कौन था, थॉमस एम लोरी, इसका पूरा नाम है थॉमस एम लोरी। ये कहाँ का रहने वाला था, इंग्लैंड का। कहाँ का रहने वाला था, इंग्लैंड का। तो इसे क्या कहते हैं, अंग्रेज रसायन विज्ञान, कहते हैं। दो वैज्ञानिक थे, जॉनसन ब्रांस्टेड, थॉमस एम लोरी, इंग्लैंड का रहने वाला था, ये डेनमार्क का रहने वाला था, इसे क्या कहते हैं, डेनिश रसायन विज्ञान। और ये कहाँ का रहने वाला था, अंग्रेज, तो अंग्रेज रसायन विज्ञान कह देते हैं। अब ये अम्ल और क्षार के बारे में क्या बताया इन्होंने, तो अम्ल के बारे में, पहले अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल के बारे में क्या कहा था, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं, प्रोटॉन H प्लस आयन देते हैं। इन्होंने कह दिया वे आयन जो अपने जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं, क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल तो कहलाते हैं, लेकिन अब इसकी अभिक्रिया देखते हैं, क्षार के बारे में क्या कहा इन्होंने, क्षार के बारे में क्या कहा, वे आयन जो प्रोटॉन लेते हैं, वे आयन जो अपने जलीय विलयन में प्रोटॉनों को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण
ग्रहण करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रोटॉन ग्राही। अब इनकी एक उदाहरण देख लेते हैं ऐसे H2 H2O प्लस HNO3, मतलब H2 प्लस HNH3, ये क्या है, एक्वा के रूप में जलीय विलयन है। तो इसके नीचे क्या लगा देते हैं, एक्वा। एक्वा को क्या कहते हैं, जलीय विलयन। इसके विलयन करवाते हैं H2O प्लस H3, फिर क्या बन जाता है NH4 एक्वा, क्यों, यहाँ पे जलीय विलयन होगा, प्लस क्या बन जाएगा OH आयन त्याग देगा, OH आयन जो क्या होगा जलीय विलयन। ये क्या करता है, अपना प्रोटॉन लेता है और ये क्या करता है, अपना प्रोटॉन लेता है। क्या लेता है, प्रोटॉन लेता है, और ये क्या करते हैं, प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन देता है। ये क्या करते हैं, प्रोटॉन देता है, और ये क्या करते हैं, प्रोटॉन लेता है। इस ब्रांचटेड लोरी की संकल्पना यही है। अब आगे देखते हैं ब्रांचटेड लोरी की संकल्पना होगी। तीसरा पॉइंट कौन सा है, लुईस की संकल्पना। लुईस की संकल्पना क्या थी, लुईस ने क्या कहा था हम लोग क्षार के बारे में। लुईस की संकल्पना, लुईस की संकल्पना। लुईस की संकल्पना क्या थी, लुईस ने क्या कहा था, लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं। अम्ल के बारे में क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अर्थात क्या, सभी इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ अम्ल होते हैं, मतलब अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे AlCl3, AlCl, Br या BF3 और BH3, ये क्या है, इसके उदाहरण है। अब क्षार के देखते हैं, क्षार के बारे में लुईस ने क्या अवधारणा दी थी। क्षार वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग देते हैं, अर्थात इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता पदार्थ क्षार होते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता पदार्थ, इलेक्ट्रॉन दाता क्षार कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता पदार्थ क्षार कहलाते हैं। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, OH आयन Cl3, ये त्याग रहा है,
तो त्याग देना, और क्षार के द्वारा क्या लेना, पदार्थ को ग्रहण कर लेना। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कहलाते हैं, ग्रहण करना। अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल होते हैं। अब पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के सामान्य गुण, अम्ल और क्षार के सामान्य गुण। अब क्या हम पढ़ते हैं अम्ल क्षार के सामान्य गुण। बच के जो सारे गुण आ जाएंगे इसमें, पहले तो पढ़ चुके हम दो गुण, तो वैसे तो हम पढ़ लिए गुण, लेकिन फिर भी एक तरफ लिख लेते हैं अम्ल और दूसरी तरफ लिख लेते हैं क्षार। चलो इनकी सामान्य गुण देखते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद कड़वे, ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और दूसरा उदाहरण देखते हैं सामान्य गुण। ये नीले को क्या करते हैं, मतलब ये नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं, लाल। और ये क्या करते हैं, लाल को क्या कर देते हैं, नीला, नीला। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। ये क्या करते हैं, धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस त्याग देते हैं, हाइड्रोजन गैस। अब इसकी अम्ल, धातु के साथ, धातु के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनाएगा, क्रिया करके लवण, और क्या बनेगा, प्लस H, मतलब हाइड्रोजन। इसे क्या कह देते हैं, हाइड्रोजन कह दो, हाइड्रोजन गैस। देखो ये क्या है, जैसे उदाहरण अम्ल, ये क्या है, अम्ल प्लस क्या करवाते हैं, धातु, धातु लेते हैं कौन, धातु लिख लेते हैं। उदाहरण बाद में समझा देता हूँ, लेकिन पहले क्या लेते हैं, अम्ल, अम्ल लेकर धातु से क्रिया करवाते हैं। अब क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण, और लवण के साथ में क्या होगी, गैस बाहर निकल जाएगी। मतलब H2 इस रूप में लिखा जाए तो क्या होगा, ऊर्जा मुक्त, ऊर्जा मुक्त। ऐसे लिख दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा मुक्त कह देते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं, कोई अम्ल लेते हैं। सर देखो अम्ल HCl ले लो, H2SO4 ले लो, H2SO4 लेते हैं, H2SO4 प्लस धातु कौन सी है, H2SO4 प्लस Zn, क्या ले लेते हैं, धातु Zn। तो लवण प्राप्त क्या होगा, करो इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। H2SO4 तोड़ते हैं इसे, H त्याग देगा, और प्लस साथ में क्या आएगा, SO4 नेगेटिव है, क्या होगा, SO4 नेगेटिव है, ये आपस में गिरेंगे। और ये क्या है, Zn, Zn नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बाहर, या नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे। देखते हैं क्या बनता है, ZnSO4 प्लस क्या निकल जाएगा, H बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, H बाहर निकल जाएगा। Zn, अब दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखते हैं। पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं अम्ल का। ये अधात्विक प्लस क्षार के साथ क्रिया करवाते हैं तो लवण,
और क्या मुक्त होगी, वही गैस मुक्त होगी। तो इसका उदाहरण देखते हैं, H2SO4Zn, तो लवण बन गया। ये क्या है, लवण, और ये क्या है, गैस, ये क्या है, गैस, और इसे ऊर्जा मुक्त हो गई। बाहर बताया था ऊर्जा मुक्त होना। लवण, लवण का नाम क्या है, जिंक सल्फेट, इसे क्या कह देते हैं, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट कह देते हैं। अब देखते हैं 3 नंबर, इसके अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, अधात्विक क्षार की किस रूप से करवाते हैं, अधात्विक ऑक्साइड क्रिया करके, अधात्विक ऑक्साइड क्रिया करके, अधात्विक ऑक्साइड क्रिया करके किसके साथ करवाते हैं, जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस क्या बनाते हैं, जल, प्लस क्या बनाते हैं, जल। ये H2 में परिवर्तित होगा, पहले लवण फिर दूसरा जल में परिवर्तित होगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति देखते हैं, तो प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी, अम्लीय, कैसी होगी, लवण प्लस जल बना रहा है तो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति होगी। किस रूप में होगी, अम्लीय प्रवृत्ति, अम्लीय। अब एग्जांपल देखते हैं इसका उदाहरण, एग्जांपल देखते हैं, CO2 प्लस, CO2 के साथ में क्या करवाते हैं, कैल्शियम CO2 हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं ना यहाँ पे, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, लवण, तो लवण कैसे बनेगा, कैल्शियम प्लस CO2 मतलब CO2 प्लस कैल्शियम, ये अभिक्रिया बन जाएगी Ca कैल्शियम प्लस CO3। क्यों, CO2 के पास कितने अणु है, 2 अणु है, और यहाँ पे कैल्शियम के 1 अणु, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, H, एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बाहर, तो क्या बन जाएगा, H2। ये लवण है और ये क्या है, जल। लवण का नाम क्या है, कैल्शियम, लवण का नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CO3SO3। अब इसका उदाहरण देखते हैं, चौथा सामान्य गुण क्या है, ये धातु ऑक्साइड प्लस इसकी क्षारीय प्रकृति कहलाएगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय हो जाएगी। और इसका एग्जांपल और देख लेते हैं, अधात्विक के रूप में, ये तो धात्विक ऑक्साइड होगी, यहाँ पे क्या होगा, धात्विक ऑक्साइड मतलब धातुओं से, धातु ऑक्साइड प्लस क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, क्रिया करते हैं तो लवण, और लवण के साथ में क्या बनेगा, जल, क्या बन जाएगा, जल। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या हुआ इसका, Cu कॉपर, Cu के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड तो प्लस 2HCl, क्रिया करवाते हैं तो कॉपर Cl2 बनेगा, प्लस H2 क्या हो जाएगा बाहर, जब क्या निकल जाएगा बाहर। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, ये क्या करते हैं, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करते हैं और लवण बनते हैं, लेकिन इसका बीच में एक उदाहरण रह गया जो क्या है, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं, वो हाइड्रोजन भी देखते हैं। इसमें NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं, NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं, Zn की क्रिया करवाते हैं, तो यह टूटेगा तो किस में बनेगा, Zn प्लस Na मतलब Na2 प्लस Na2 किस में होगा, Zn, Na2 ZnO2, 2 हाइड्रोजन के मुक्त हो जाएंगे और क्या निकल जाएगी, गैस बाहर, H मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अब 5वां पॉइंट और देख लेते हैं जो दोनों में समान है, इसका सामान्य गुण, इनका सामान्य गुण।
अम्ल क्षार, अम्ल क्षार क्या करते हैं, अम्ल क्षार के जलीय विलयन, अम्ल और क्षार के जलीय विलयन, जलीय विलयन विद्युत अपघट्य या विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और क्या होते हैं, इन्हें विद्युत अपघट्य भी कहते हैं, मतलब विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग किस रूप में किया जाता है, इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है, किया जाता है। ये इनके सामान्य गुण हो गए। अब इनके बारे में क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अब पढ़ते हैं अम्ल क्षार एवं लवण के दैनिक जीवन में उपयोग। अब इनके उपयोग पढ़ते हैं। अम्ल का क्या है, क्षार का क्या है, लवण का उपयोग क्या है, इनका उपयोग के बारे में देखते हैं। दैनिक जीवन में हमारे क्या क्या उपयोग आते हैं। दैनिक जीवन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अम्ल का। अम्ल क्या काम आता है, अम्ल के उपयोग खाद्य पदार्थों में भी आते हैं, कार्बनिक खाद्य पदार्थ। तो पहले देखते हैं हम अम्ल का उपयोग किस किस रूप में किया जाता है। सिरका एसिटिक के रूप में, एसिटिक तथा निम्नोसिट्रिक के अम्ल के रूप में किया जाता है। मेथनोइक मतलब फॉर्मिक अम्ल चींटी में किया जाता है। सेव में मैलिक अम्ल, ये क्या है, कार्बनिक अम्ल जो है खनिज, तो इसमें उपयोग देखते हैं खनिज के रूप में। खनिज के उपयोग, अम्ल का खनिज के उपयोग, अम्ल तो खनिज का उपयोग देखते हैं। पहला पॉइंट पहले देखते हैं, जैसे HCl H2SO4, जिसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसे क्या कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। इसको दूर दूर लिख देते हैं, हम पहले ही समझाते हैं साथ में। HCl को समझो, HCl का उपयोग कहाँ होता है, HCl का उपयोग किस काम में होता है, उद्योग धंधों में, उद्योग धंधों में। H2SO4 इसे क्या कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा। और उपयोग किस काम आते हैं, काम क्या आते हैं, काम, इसका उपयोग किया जाता है सैनिटरी, मतलब पहले देखते हैं सेल, बैटरियों मतलब बैटरियों में, और उद्योग धंधों में, कल कारखानों उद्योग धंधों में लिया जाता है। किस रूप में, अब सैनिटरी उद्योग धंधों मतलब इनका और उपयोग कहाँ किया जाता है, सैनिटरी। HCl का गटर में, सिंक, इनमें उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग देख लिया आपने। अब देखते हैं H2SO4 का उपयोग देख लिया। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। पहला उदाहरण हो गया HCl, दूसरा हो गया H2SO4,
तीसरा उदाहरण कौन सा है, HNO3। HNO3 के बारे में देखते हैं। HNO3 का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, उर्वरक मतलब खाद बीज के रूप में किया जाता है इनका उपयोग। दूसरा सोने चांदी के जेवरातों की सफाई में काम में, लेकिन ये क्या करता है, सोने की चमक और चांदी की चमक को क्या करता है, गायब करता है। और क्षार, अभी अम्ल का उपयोग हो गए, क्षार के उपयोग देख लेते हैं। अम्ल का उपयोग हो चुके, अब क्षार के बारे में पढ़ते हैं। क्षार के उपयोग क्या है, क्षार में पहले लेते हैं NaOH, दूसरा कौन सा है, NaOH के बाद में CaOH2, तीसरा कौन सा है, MgOH2। ये क्या कर रहा है, आयन त्याग रहे हैं, क्षार पहले दिख रहा है, OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन त्यागना। अब पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह देते हैं इसे। और इसे क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह दो, मिल्क। इनका काम देख लेते हैं पहले, इनका उपयोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका उदाहरण देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम होता है, साबुन, वस्त्र उद्योग हो गया, साबुन हो गया, और कागज उद्योग में भी किया जाता है, कागज उद्योग में भी किया जाता है। अब कैल्शियम का किस रूप में किया जाता है, कैल्शियम का उपयोग किया जाता है मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए, मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए, मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए हो गया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या करता है, पेट की अम्लता को दूर करता है। वो क्या करता है, मिट्टी की अम्लता को दूर कर दिया, तो ये क्या करता है, पेट की अम्लता को दूर करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, पेट की अम्लता को दूर, पेट की अम्लता कैसे देखते हैं, पेट की अम्लता को दूर कैसे, पेट में क्या होता है, कभी कभी एसिडिटी क्या बढ़ जाती है, पेट में गैस बढ़ जाती है, मतलब एसिडिटी हो जाती है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। एसिडिटी को क्या कहते हैं, कब्ज हो जाती है, एसिडिटी क्या होती है, कब्ज। और इसको दूर करने के लिए एंटा एसिड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कब्ज को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उपयोग देखो, एंटा
एसिड का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? एंटासिड का। अब देखते हैं क्षार का उपयोग हो गया। लवण का उपयोग, लवण किस किस के में काम आते हैं, लवण का उपयोग देखते हैं। फिर करते हैं इसकी अम्ल और क्षार के और किस किस काम में आते हैं। क्षार, लवण के उपयोग, लवणता का उपयोग किस किस में किया जाता है? लवणता का उपयोग पहले देखते हैं CO3 CO3 के बारे में देखते हैं। दूसरा देखते हैं AgNO3 जो किस रूप में किया जाता है? फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। तीसरा देख लेते हैं फिटकरी। अब कैल्शियम, इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसे क्या कहते हैं? AgNO3 मतलब नाइट्राइड, AgNO3 नाइट्राइड। फिटकरी का सूत्र K2SO4 डॉट AlSO4 का होल थ्राइस, क्या कहते हैं? होल थ्राइस चॉइस H2O डॉट चॉइस H2O। जल के अणु कितने होते हैं? 24। तो इसे क्या कहते हैं? वैसे पोटास, इसे क्या कह देते हैं? पोटास अम्ल भी कह देते हैं। पोटास एलम, क्या कह देते हैं? पोटास एलम। इस पोटास एलम का क्या काम होता है? जल का शुद्धिकरण, क्यों कहते हैं इसका जल को शुद्धिकरण? पोटास को कीड़े मकोड़े पानी में पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जल की शुद्धिकरण मतलब किसका उपयोग करते हैं? फिटकरी का उपयोग करते हैं। फिटकरी का उपयोग करते हैं। अब इसका उपयोग, कैल्शियम का उपयोग किस काम में आता है? इसका काम आता है फोटोग्राफी में काम आता है। और इसका उपयोग किस काम में आता है? इसका कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किस रूप में करते हैं? संगमरमर के फर्श की सफाई, किसका उपयोग किया जाता है? CaCO3 का। संगमरमर में फर्श की उपाई, संगमरमर के फर्श की सफाई। अब पढ़ते हैं बेकिंग सोडा, दावन सोडा के बारे में पढ़ते हैं और दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग में आते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा किस काम आता है? खाने के काम भी आता है। NaHCO3 खाद्य पदार्थ, इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? खाद्य पदार्थ कौन सा है? खाद्य पदार्थों में तो किया जाता है, लेकिन कौन से खाद्य पदार्थों में? खाद्य पदार्थ जैसे पेट की अम्ल की अधिकता को उदासीन करता है, को क्या करता है? उदासीन कर देता है। ऐसे हम बेकिंग सोडा हो गया। अब दावन सोडा काम लेते हैं। दावन सोडा के बारे में और पढ़ते हैं। दावन सोडा जो क्या काम आता है? धोने के काम आता है। दावन सोडा ये क्या काम आता है? खाने के काम भी आता है। दावन सोडा क्या काम आता है? खाने के काम भी आता है। खाने के काम भी। दावन सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 10H2O।
इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? कांच बनाने में, साबुन बनाने में, और किस रूप में करते हैं? कागज बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। कांच बनाने, साबुन बनाने और कागज बनाने में किया जाता है। अब लिटमस पत्र क्या है? लिटमस पत्र एक क्या है? प्राकृतिक सूचक है। लिटमस, लिटमस क्या है? यह एक प्राकृतिक, क्या है? प्राकृतिक सूचक है। क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। इसे थैलोफाइटा समूह के लिचेन, इसे थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के लिचेन कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है? लिचेन पौधे से निकलता है, पौधे से निकाला जाता है। लिटमस पत्र में होता है क्या? उसकी अम्लता की जांच करने के लिए कि इसकी अम्लीय है, क्षारीय है, इसकी पीएच देखने के लिए मापा जाता है। पीएच स्केल, सोरेनसन ने बताया था पीएच के बारे में। पीएच एक पैमाना है, उसके बारे में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। पैमाना नापने का काम होता है, जैसे रक्त की पीएच कितनी होती है? 7 होती है, वैसे पैमाना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे पैमाना आता है। उसमें लिखा कि 7 पे आ जाए तो क्या होगा? उदासीन, 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्षारीय, और 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय। उस पीएच पैमाने को किसके द्वारा मापा जाता है? लिटमस पत्र के द्वारा। तो ये लिटमस पत्र किसका बनाता है? प्राकृतिक सूचक है। जो किससे बनाता है? थैलोफाइटा के लिचेन नामक पौधे से, पौधे से निकाला जाता है। और क्या काम आता है? यह विलयन में डुबोया जाता है। जब विलयन जब न हो तो अम्लीय होगा, अगर नहीं हो तो क्षारीय होगा। तभी अगर दोनों ही न हो, मतलब जलीय विलयन में न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अगर ये दोनों ही न हो तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन, मतलब उसका रंग कैसा होगा? बैंगनी, बैंगनी होगी। उसका रंग कैसा होगा? बैंगनी होगा। उसका रंग कैसा होगा? बैंगनी होगा। और क्या होता है? इसका क्षार सूचक, अम्ल सूचक के रूप में भी जाना जाता है। इसे क्षार सूचक या अम्ल सूचक या क्षार सूचक के नाम से भी जानते हैं। अब साबुन के बारे में पढ़ते हैं। साबुन कितने कार्बन से मिलकर बना होता है? 12 से 18 कार्बन से मिलकर बना होता है। कितने कार्बनों से मिलकर बना होता है? 12 से 18। वसा एवं विलयन युक्त क्या होते हैं? 18 कार्बन। साबुन 12 से 18 कार्बन परमाणु से मिलकर होता है। कितने कार्बन परमाणु से? 12 से 18 कार्बन परमाणु वाले उच्च वसा अम्लों या पॉलीसिस्टेमेरिक, और किससे बना होता है? उच्च वसा के अम्लों, पोमेटिक
पोमेटिक क्या है, अम्ल है। दूसरा स्टेरिक, स्टेरिक दूसरा हो गया ओलिक अम्ल, ओरिक अम्ल। इनके द्वारा क्या होता है, इसका निर्माण होता है अम्लों के सोडियम, या पोटेशियम लवण होते हैं, या किसके लवण होते हैं, पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन में कितने कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, कार्बन परमाणु कितने पाए जाते हैं, 12 से 18 परमाणु वाले जो उच्च अम्लों के पोमेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल, ओरिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, अब साबुन के कितने कार्बन पाए जाते हैं, 12 से 18 परमाणु कार्बन वाले जो कैसे होते हैं, उच्च अम्लों युक्त होते हैं। उच्च अम्लों में और क्या होते हैं, पोमेटिक, स्टेरिक, ओरिक अम्ल जो क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जो क्या होते हैं, पोटेशियम और सोडियम लवण होते हैं। बरसात या तेलों की क्रिया सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने के बाद में क्या उपस्थित है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया सोडियम लवण जो क्या होता है साबुन, और क्या बनता है, ग्लिसरॉल। इस प्रकार के विलयन सोडियम क्लोराइड में मिलाकर साबुन से पृथक किया जाता है और इसे ही क्या कहते हैं, साबुनीकरण कह देते हैं। साबुनीकरण में CH2COR और CHCOR के साथ में CH2COR प्लस 3NaOH से क्रिया करवाते हैं, क्रिया करवाते हैं, तो क्या बनते हैं, 3RCONA प्लस CHOH के साथ में क्या होते हैं, 2 आयन टूट जाते हैं CH2 प्लस OH के, और 2 आयन टूट जाते हैं CH2OH आयन त्याग देते हैं। तो ये क्या बनते थे, ये लवण बना है, ये क्या है, साबुन, और ये लवण बना है, ये क्या है, ग्लिसरॉल। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड मिलाकर साबुन को क्या कर लिया जाता है, पृथक, और इसे ही क्या कहते हैं, साबुनीकरण, कह देते हैं। अब आज हमारा पाठ पूरा हुआ। इसमें अपमार्जक, साबुन के अपमार्जक जो डूबते नहीं है, साफ अपमार्जक क्या है, सोडियम एल्किल सल्फेट जो लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल बनाए जाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कल 7वां पाठ, 6वां पाठ पढ़ेंगे रासायनिक एवं अभिक्रियाएं, 7वां पाठ पढ़ेंगे।